इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अमेरिका के कॉलेजों में जो चल रहा है वो बेहद घटिया है। इसको तत्काल रोकने की जरूरत है। क्या हो रहा है अमेरिका के कॉलेजों में? फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्र इजरायल से रिश्ता तोड़ने और गाजा में संघर्ष विराम जैसी मांगों पर अड़े हैं। उन्होंने कैंपस में ही तंबू लगा लिया है और मांगे पूरी होने तक वहीं बने रहने की बात कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट की शुरुआत न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से हुई थी। धीरे धीरे ये पूरे अमेरिका के कॉलेजों में फैल गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन प्रदर्शनकारी छात्रों को हटाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने सैकड़ों छात्राओं को अरेस्ट भी किया है, मगर वे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। 24 अप्रैल को यह मामला और बढ़ गया। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर माइक जॉनसन कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचे प्रदर्शनकारी छात्रों से बात करने। वहां उनके साथ धक्का मुक्की हुई। जब वो बोलने के लिए खड़े हुए, उनके खिलाफ नारेबाजी भी की गई। आगे जॉनसन ने चेतावनी भी दी, बोले अगर प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ तो यूनिवर्सिटी की फंडिंग रोकने और नेशनल गार्ड भेजने पर विचार किया जा सकता है। नेशनल गार्ड यूएस मिलिट्री का हिस्सा है। वे राज्य और केंद्र दोनों के अधीन होते हैं। उन्हें किसी प्राकृतिक आपदा या सिविल अनरेस्ट की स्थिति में बुलाया जाता है। उनको अमेरिका के बाहर भी तैनात किया जा सकता है। छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नेशनल गार्ड्स को बुलाने का सबसे बड़ा उदाहरण 1970 का है। 1960 और 70 के दशक में अमेरिका वियतनाम वॉर में शामिल था। इसमें जानमाल का भारी नुकसान हो रहा था। इसके खिलाफ देश भर में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने मोर्चा खोल दिया। उनकी मांग थी कि सरकार अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाए और जंग खत्म करे। इसी कड़ी में मई 1970 में ओहायो की केंट यूनिवर्सिटी में एक रैली बुलाई गई। इसको रोकने के लिए नेशनल गार्ड्स को बुलाया गया। जब भीड़ काबू में नहीं आई, उन्होंने गोलियां चला दीं। इसमें 04 छात्रों की मौत हो गई, जबकि 09 घायल हो गए थे। आइए समझते हैं अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में प्रो-फिलिस्तीन प्रोटेस्ट की कहानी क्या है। इन प्रदर्शनों का अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है और प्रो-फिलिस्तीन प्रोटेस्ट की तुलना वियतनाम वॉर के खिलाफ हुए आंदोलन से क्यों हो रही है। अमेरिका में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। दिनों दिन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ प्रोटेस्ट पर होने वाली राजनीति भी तेज हो गई है। अमेरिका से लेकर इजरायल तक की राजनीति में इसका असर देखा जा रहा है। कैसे शुरू हुआ प्रोटेस्ट? पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास और दूसरे फिलिस्तीनी गुटों ने इजरायल पर हमला किया। 1100 से अधिक इजरायली नागरिकों की हत्या कर दी, 250 से अधिक को बंधक बना लिया। हमले के बाद इजरायल ने जंग का ऐलान कर दिया। दुनिया के अधिकतर देशों ने हमास के हमले की निंदा की। कुछ देशों ने फुल सपोर्ट का वादा किया। फुल सपोर्ट देने वालों में अमेरिका सबसे आगे था। अमेरिका पिछले कई दशकों से इजरायल का सबसे बड़ा सहयोगी रहा है। उसने को दी जाने वाली मदद बढ़ा दी। अपना जंगी बेड़ा इजरायल की सीमा के पास तैनात कर दिया। बोला अगर किसी ने इजरायल हमास जंग का फायदा उठाने की कोशिश की, उसको हमसे निपटना होगा। फिर 18 अक्टूबर को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल का दौरा किया। उन्होंने भी अनकंडीशनल सपोर्ट का भरोसा दिया। इस शह के आधार पर इजरायल ने गाजा में अपना मिलिट्री कैंपेन तेज कर दिया। बाइडेन के लौटने के कुछ दिन बाद इजरायल ने गाजा में ज़मीनी हमले को मंजूरी दे दी। तब से इजरायल एक अंतहीन युद्ध में उलझा हुआ है। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इजरायल के हमले में 34,000 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो चुकी है। इनमें से 70% महिलाएं और बच्चे हैं। इसके अलावा 20 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। 06 लाख से अधिक लोग भुखमरी की कगार पर हैं। 06 लाख से अधिक बच्चे पिछले 6 महीनों से स्कूल नहीं गए हैं। अस्पतालों, स्कूलों और धार्मिक स्थलों पर इजरायल का खर टूटा है। इन वजहों से इजरायल पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश पब्लिकली इजरायल को संयम बरतने की सलाह दे चुके हैं। हालांकि उसका कोई असर हुआ नहीं है। इजरायल अधिकतर आरोपों को नजरअंदाज कर देता है। हालांकि 1 अप्रैल को वर्ल्ड सेंट्रल किचन WCK के काफिले पर हमला हुआ, तब उसको माफी मांगनी पड़ी। 2 अफसरों को बर्खास्त भी करना पड़ा। उस बार हुआ बस ये था कि मरने वालों में अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों के नागरिक शामिल थे। अब सवाल ये उठता है कि जंग तो इजरायल और हमास के बीच हो रही है, इसमें अमेरिका कहां से आया? जैसा कि हमने पहले भी बताया, अमेरिका
इजरायल का सबसे बड़ा सहयोगी है। वो हर साल इजरायल को लगभग 30,000 करोड़ रुपए की सैन्य मदद देता है। जंग शुरू होने के बाद उसने मदद बढ़ाई है। 24 अप्रैल को राष्ट्रपति बाइडेन ने 1,25,000 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा सैन्य मदद को मंजूरी दी है। इसका इस्तेमाल गाजा में चल रही जंग में होगा। अमेरिका ने डिप्लोमेटिक मंचों पर भी इजरायल का भरपूर साथ दिया है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल (यूएनएससी) में संघर्ष विराम के लगभग सभी प्रस्तावों पर उसने वीटो किया। सिर्फ एक दफा उसने वीटो नहीं किया, मगर तब प्रस्ताव की भाषा बहुत कमजोर थी। और तो और, अमेरिका ने कहा कि इजरायल प्रस्ताव को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इजरायल गाजा में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानवाधिकार का जितना भी उल्लंघन कर पा रहा है, उसमें अमेरिका की मदद सबसे अहम है। चाहे वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट हो, इंटेलिजेंस सपोर्ट हो या मिलिट्री सपोर्ट। इसलिए जंग की शुरुआत से ही अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इजरायल हमास जंग का मुद्दा छाया हुआ है। लोग दो धड़ों में बंट गए हैं। एक धड़ा कहता है इजरायल को दशकों से भेदभाव और आतंकवाद का शिकार रहा है, इसलिए अमेरिका को उसकी हर संभव मदद करनी चाहिए। दूसरा धड़ा कहता है अमेरिका गाजा की जंग में ईंधन भर रहा है, इसलिए वहां होने वाले अपराधों में उसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। चूंकि अमेरिका में दोनों धड़ों का अपना अपना सपोर्ट बेस है, उनका प्रतिनिधित्व सड़क से लेकर संसद तक है, इसलिए इजरायल हमास जंग का मुद्दा टकराव की वजह बन गया। प्रोटेस्ट यूनिवर्सिटीज तक कैसे पहुंचा? अमेरिका में फ्री स्पीच का अधिकार संविधान में निहित है। यूनिवर्सिटीज इस अधिकार की पहली प्रयोगशाला माने जाते हैं। इसलिए अमेरिका में स्टूडेंट प्रोटेस्ट का लंबा इतिहास मिलता है। 1960 और 1970 के दशक में वियतनाम वॉर के खिलाफ हुआ आंदोलन इसका बड़ा उदाहरण है। इजरायल हमास जंग के दौरान भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कई मौकों पर प्रोटेस्ट की भाषा हिंसक भी हुई है। आरोप है कि यहूदियों और इजरायल के खिलाफ विवादित नारे लगाए जा रहे हैं। इससे यहूदी छात्रों और अध्यापकों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। इसी वजह से दिसंबर 2023 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (मिट) के प्रेसिडेंट्स को समन भेजा गया। संसद की कमेटी ने लाइव हियरिंग में 5 घंटों तक पूछताछ की। उनसे यहूदी विरोधी प्रदर्शनों पर सवाल पूछे गए, मगर उन्होंने नारेबाजी को फ्री स्पीच के खिलाफ में मानने से इनकार कर दिया। इसका भारी विरोध हुआ। बाद में हार्वर्ड और पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट्स को इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने इस्तीफे की अलग वजह बताई, मगर इसका सिरा सीधे तौर पर इजरायल हमास जंग से जुड़ा था। अब हालिया मामला जान लेते हैं। अप्रैल 2024 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी पर आरोप लगे कि प्रशासन ने यहूदी विरोधी प्रदर्शनों को रोकने और यहूदी छात्रों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया। 17 अप्रैल को कोलंबिया यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट नेमत शफीक को संसदीय कमेटी ने सुनवाई में बुलाया। कहा गया कि शफीक का फोकस फ्री स्पीच की सुरक्षा से ज्यादा यहूदी विरोधी प्रोटेस्ट को रोकने पर थी। कोलंबिया में छिटपुट प्रोटेस्ट पहले से चल रहा था, मगर शफीक की सुनवाई के बाद छात्र संगठनों ने कैंपस में टेंट लगा लिया। उनका इरादा लंबे समय तक प्रोटेस्ट जारी रखना है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पहले उन्हें टेंट हटाने के लिए कहा। जब वे नहीं माने तो पुलिस बुलाई गई। 18 अप्रैल को पुलिस ने 108 छात्रों को अरेस्ट किया। हालांकि इसके बावजूद धरना खत्म नहीं हुआ। अभी भी बड़ी संख्या में लोग कैंपस में जमा हैं। इनमें छात्र और आम नागरिक दोनों हैं।